रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद वफाकी हुकूमत, वफाकी काबीना और कौमी असम्बली की बहाली के बाद पाकिस्तान के अवाम और बिलखसूस अपने वोटर सपोर्टर के साथ जो पहला खिताब किया है, ख़ान साहब के इस खिताब पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का कौम के साथ ये खिताब ग़ालिबन 34 से 35 मिनट पर मुहित था। इस खिताब में नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पाकिस्तान के अवाम और बिलखसूस अपने वोटर सपोर्टर के सामने 4 बातों को वाज़े कर दिया। 4 चीज़ें इमरान ख़ान साहब ने अपने इस खिताब में क्लियर कर दी हैं। एक जो बात ख़ान साहब ने वाज़े की है, कल नाज़रीन जब सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुतल्लिक़ फ़ैसला आया, जिसमें डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी, गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया गया, तो ये ख़बर सामने आई कि इस फैसले के बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो सेक्रेटरी कानून है उन्हें आज सुबह 9:30 बजे जो है वो अपने ऑफिस में बुलाया है। और साथ ये खबर भी बताई गई कि सेक्रेटरी कानून को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इसलिए अपने ऑफिस में बुलाया है कि वो आकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उस पर आकर ब्रीफिंग दे। इस खबर से नाज़रीन ये इंप्रेशन लिया गया कि आज जो ख़ान साहब ने कौम के साथ खिताब करना है, हो सकता है कि जो गैर मुल्की मरासला है, कौम के साथ खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस मरासले को पब्लिक करने का ऐलान कर दें। लेकिन ख़ान साहब ने कौम के साथ खिताब किया, लेकिन इस मरासले को पब्लिक करने का ऐलान जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से नहीं किया गया, बल्कि ख़ान साहब ने वजूहात भी बताएँ कि वो क्यों इस मरासले को पब्लिक नहीं करना चाहते। ख़ान साहब ने कहा कि जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, उनकी जो पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा के साथ ख़त व किताबत होती है वो खुफिया कोर्स में होती हैं, और ये जो मरासले आते हैं इन्हें साइफ़र कहा जाता है। ख़ान साहब ने कहा कि मैं इस ख़त के जो मंदरजात हैं वो तो अपने अवाम के साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से उनकी हुकूमत को गिराने के लिए, उन्हें वज़ारत उज़्मा से हटाने के लिए साजिश की जा रही है। लेकिन मैं ये जो मरासला है इसे पब्लिक इसलिए कर सकता कि अगर इस मरासले को मैं पब्लिक करूँगा तो जो पाकिस्तान के सफारती ख़त व किताबत के जो कोड हैं वो पब्लिक हो जाएंगे, और जो दुश्मन ममालिक हैं पाकिस्तान के, उन्हें पाकिस्तान के सफारती ख़त व किताबत के जो कोड हैं वो उन्हें पता चल जाएंगे। दूसरी बात जो ख़ान साहब ने वाज़े की, कल के नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ये ख़बरें भी सामने आ रही थी कि हो सकता है कौम के साथ खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ना सिर्फ ख़ुद बल्कि उनके जो अरकान कौमी असम्बली हैं और जो अरकान सूबाई असम्बली हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब असम्बली में, सिंध असम्बली में और बलूचिस्तान असम्बली में, उन तमाम के इस्तीफ़ों का, उन तमाम के मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दें। क्योंकि ये ख़बरें सामने आ रही थी ख़ान साहब इसलिए ये ऐलान करेंगे कि अगर वो कौमी असम्बली से उनके जो 140 अरकान हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं, KP हुकूमत के अरकान सूबाई असम्बली रिज़ाइन कर देते हैं, पंजाब असम्बली के रिज़ाइन कर देते हैं और सिंध असम्बली के रिज़ाइन कर देते हैं, तो इस सूरत में जितनी भी ये जो असम्बलियाँ हैं इनका चलाना नामुमकिन हो जाएगा और फिर मजबूरी बन जाएगी कि कौम को जो है, पाकिस्तान को जो है नए इंतखाबात की तरफ जो है वो धकेल दिया जाए। लेकिन यह भी ख़ान साहब की जानिब से ऐलान नहीं किया गया कि वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं, और यह भी ऐलान नहीं किया गया कि वो उनके जो अरकान सूबाई या कौमी असम्बली हैं वो भी मुस्तफ़ी नहीं हो रहे। इस किस्म का कोई ऐलान ख़ान साहब ने नहीं किया। 2 बातें और ख़ान साहब ने वाज़े की कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत लाई जा रही है, इनका तमन्ना, इनकी ख्वाहिश ये होगी, ये आकर सबसे पहले ये करेंगे कि जो EVM का कानून और आई वोटिंग का कानून हमने पास कराया है, ये इस कानून को वापस करेंगे। ख़ान साहब ने कहा कि मैं कोशिश करूँगा, मैं ये कानून वापस नहीं होने दूँगा। दूसरा, ख़ान साहब ने कहा कि ये नैब के कानून को भी वापस करेंगे, ये जो अपने करप्शन के केसेस हैं इनको बंद करेंगे, नैब को ताला लगाएंगे, तो मैं नैब को भी, नैब के कानून को भी इन्हें ख़त्म करने नहीं दूंगा। ये बातें तो ख़ान साहब ने अपने जो कौम के साथ खिताब था उसमें वाज़े कर दी हैं। लेकिन आज इसके साथ साथ जो ख़ान साहब के खिताब के 8 अहम पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो पिछले 24 घंटों में ख़ान साहब को 4 बुरी खबरें मिली हैं, वो 4 खबरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, जिस तरीके से परसों पंजाब असम्बली को ताले लगा दिए गए, खारदार तारें वहाँ पे बिछा दी गई, और जो अपोजिशन की जो जमातें थी, जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी, जो परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराना चाहते थे, आज अपोजिशन ने परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, आज नहीं बल्कि कल ये परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पंजाब असम्बली में जमा करवा दी है। अच्छा, जो ये जो अदम एतमाद की तहरीक का मामला है, इससे पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक मुतारफ़ कराई गई। आज की नाज़रीन 2 खबरें ये हैं कि आज मुशर्रफ नवाज़ ने, मुत्तहिदा अपोजिशन ने कौमी असम्बली में जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी हैं उनके ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा करवा दी है। और इस करारदाद में ये कहा गया है कि
जो डिप्टी स्पीकर हैं वो आइन के वायलेशन के मुर्तकब हुए हैं, वो हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, वो गैर जानिबदार नहीं है, वो न्यूट्रल नहीं रहे, वो जानिबदार हो चुके हैं, लिहाजा उनके खिलाफ जो ऐवान है वो अदम एतमाद का इजहार करता है। इससे पहले जो स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी, करारदाद लाई गई थी, उसके जमा होने के बाद जो स्पीकर साहब थे उन्होंने जो 3 अप्रैल का इजलास था जिसमें कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी, उस इजलास की उन्होंने सदारत नहीं की थी। अब देखते हैं कि कल जो इजलास होने जा रहा है कौमी असम्बली का, क्या डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी उस इजलास की सदारत करते हैं या जो पैनल ऑफ चेयर है उसमें से कोई शख्सियत आकर जो है वो कौमी असम्बली के इजलास की सदारत करते हैं। तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि आज खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं महमूद खान, उनके खिलाफ भी अदम एतमाद की जो तहरीक है वो सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा में जमा करवा दी गई है। 20 अरकान के दस्तखत के साथ ये जो रेजोल्यूशन है, जो मोशन है अदम एतमाद की महमूद खान के खिलाफ ये जमा कराई गई है, उसमें भी कहा गया है कि जो महमूद खान हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो ऐवान का एतमाद खो बैठे हैं। अब देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में क्या होता है, पंजाब में क्या चल रहा है, वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन चौथी खबर है खान साहब की जो के लिए जो बुरी खबर है वो ये है कि आज वफाकी काबीना में ये फैसला किया गया कि जो गैर मुल्की मरासले या ख़त का मामला है इस पर तहकीकाती कमीशन बनाया जाएगा। और तहकीकाती कमीशन का सरबराह वफाकी काबीना में बनाया गया था, जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं अपना तारिक साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक को जो है इसका सरबराह बनाया गया। लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट ये हुई कि लेफ्टिनेंट जनरल तारिक ने इस कमीशन का सरबराह बनने से इनकार कर दिया। ज़ाती वजूहात बताए गए कि ज़ाती वजूहात के बिना पर वो इस कमीशन की जो है वो सदारत नहीं करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि लेफ्टिनेंट जनरल अपने रिटायर्ड तारिक साहब जो इससे पहले गैर मुल्की मरासले के हवाले से अपनी एक ज़ाती वर्डिक्ट दे चुके हैं, अपनी ज़ाती राय दे चुके हैं कि ये गैर मुल्की मरासला बिल्कुल दुरुस्त है, ये गैर मुल्की जो मरासला है इसके जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जब जो बंदा अपनी राय का इजहार कर चुका हो, फैसला दे चुका हो, आप उसे तहकीकाती कमीशन का सरबराह बनाएंगे तो उससे आप क्या उम्मीद रखेंगे कि वो सच तक पहुंचेगा? वो तो वही राय देगा जो उसकी अपनी ज़ाती राय होगी, उसी तरह की रिपोर्ट, उसी तरह की फाइंडिंग देगा जो वो इससे पहले ज़ाती तौर पे फाइंडिंग दे चुका है। लेकिन मैं फिर भी खराज तहसीन पेश करूँगा लेफ्टिनेंट जनरल तारिक साहब को कि उन्होंने अपनी राय का इजहार करने के बाद, फैसला देने के बाद, जब हुकूमत ने उन्हें तहकीकाती कमीशन का फैसला बनाने का फैसला किया तो उन्होंने ये जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और ज़ाती वजूहात बताए गए कि मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर इस कमीशन की जो है वो सरबराही नहीं कर सकता। अब खान साहब ने जो कौम के साथ खिताब किया उसके 8 अहम पॉइंट्स आप नाज़रीन के साथ में शेयर करूँगा और जो हक़ाइक़ हैं वो भी आपके साथ में ज़रूर रखूँगा और एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करूँगा। एक खान साहब ने कहा कि मैंने जब तहरीक इंसाफ बनाई तो 26 साल की जो मेरी जद्दोजहद है उसके 3 असूल हैं। पहले खान साहब ने कहा खुददारी और खुद मुख्तारी, कि मैं ये चाहता हूँ कि मुल्क खुद मुख्तार हो, मुल्क की खुददारी हो, माली तौर पर, फ़ॉरेन पॉलिसी के तौर पे और माशी तौर पे। तो खान साहब से फिर कोई सवाल पूछे कि खान साहब ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, हर पाकिस्तानी, हर बच्चा ये चाहता है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी हो वो भी खुद मुख्तार हो, आज़ाद हो, पाकिस्तान माशी तौर पर भी आज़ाद हो। लेकिन खान साहब से ये पूछें कि खान साहब जिन आप नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, 10 सालों में जितना कर्जा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लिया था आपने 3.5 सालों में उनसे ज़्यादा कर्जा लिया है। तो आपने तो खुद पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उसे जो आलमी इस तरह के कर्ज देने वाले देने वाले जो इदारे हैं इंटरनेशनल, आपने उनके पास गिरवी रख दिया। आप खुद मुख्तारी की बात भी करते हैं, आप दूसरी जमातों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कर्जा लेने के ऊपर, लेकिन खुद 3.5 सालों में आपने उन 10 सालों में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कर्जा लिया उससे ज़्यादा कर्जा आप जो है 3.5 सालों में ले बैठे हैं। जब आप भी कर्जा ले रहे हैं तो फिर आप किस तरीके से खुद मुख्तारी की बात करते हैं, आप भारत की बात करते हैं कि भारत को कोई मुल्क इस तरह का मरासला नहीं लिख सकता। तो नाज़रीन ये भी हक़ाइक़ हमारे सामने है कि भारत जो है जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनका मकरूज़ नहीं है, इसलिए उसकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो गैर जानिबदार है। जब तक हमारा कर्जा नहीं उतरेगा, हम माशी तौर पे अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, हम इसी तरह से भिखारी बने रहेंगे। हमारी ना आज़ाद खारजा पॉलिसी बन सकती है, ना हम माशी तौर पर आज़ाद हो सकते हैं। फिर खान साहब ने दूसरा जो पॉइंट उठाया कि मैं आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता हूँ, तो खान साहब से फिर कोई ये भी सवाल पूछे कि जब आप अमेरिका के दौरे पे गए थे, आपने महातिर मोहम्मद के साथ, आपने तैयब उर्दगान के साथ एक इस्लामी ब्लॉग बनाने का वादा किया था, आपने इस्लामी चैनल बनाने का वादा किया था, लेकिन फिर मोहम्मद बिन सलमान तक ये खबरें पहुँची, उन्हें आपसे जो उसका जहाज़ था वो जहाज़ ले लिया, आपको एक कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए वापस आना पड़ा। मोहम्मद बिन सलमान आपके साथ नाराज़ हो गया और फिर उसको मनाने के लिए जो मलेशिया में महातिर मोहम्मद ने समिट रखी थी, आप उस समिट में भी शरीक नहीं होते। तो ये किस तरह की आज़ाद खारजा पॉलिसी है कि आप खुद भी कंप्रोमाइज़ करते रहे, आप ना इस्लामिक ब्लॉग बना सके, ना आप इस्लामी चैनल ला सके, और फिर आपको बाद अज़ां मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, मिलिट्री डिप्लोमेट्स के ज़रिए उसी मोहम्मद बिन सलमान के पास जाना पड़ा, उसी से आपको जाकर जो है
वो जो कर्ज़ उन्होंने पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व हैं उसको बढ़ाने के लिए दिए, तो आपको उसी सऊदी अरब के पास और मुत्तहिदा अरब अमारात के पास जाना पड़ा। और ये कंप्रोमाइज़ था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, जो आप खुद कह रहे थे कि हम एक इस्लामिक ब्लॉक बनाएंगे, लेकिन आपने मलेशिया नहीं गए, आप तुर्की के साथ जो मामला थे उनको भी आपने पूरा नहीं किया, और फिर आपने अपना जो झुकाव था वो सऊदी अरब की तरफ कर दिया। अब सऊदी अरब का झुकाव किसकी तरफ है, वो आपके सामने है किसकी तरफ है। अब अगली जो बात है खान साहब बात करते हैं कि मैं इस अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो इम्पोर्टेड हुकूमत आएगी उस इम्पोर्टेड हुकूमत को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा और मैं सड़कों पर निकलूँगा, पाकिस्तान के नौजवानों को भी निकालूंगा। खान साहब बिल्कुल पाकिस्तान के नौजवानों को सड़कों पे निकालें, लेकिन खान साहब अपने बच्चों को भी पाकिस्तान की सड़कों पे निकालें। आप लोगों के बच्चों को सड़कों पे निकाल के एहतजाज करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि जो हुकूमत आएगी वो फॉरेन फंडिंग हुकूमत होगी, वो इंपोर्टेड हुकूमत होगी, तो फॉरेन फंडिंग का केस तो आपके ऊपर भी है, पहले खुद को तो क्लियर करा लें। आपके ऊपर जो सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें कितने जो है वो शुरुआ किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। तो अगर आपने एहतजाज करना है ज़रूर एहतजाज करें, आपका हक बनता है, लेकिन फिर अपने बच्चों को भी ले आएँ। जब आप कौम के बच्चों को निकालेंगे तो अपने बच्चों को भी इस एहतजाज के अंदर शामिल करें। खान साहब ने आगे ये भी कहा कि खान साहब ने जो आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की, तो मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से मिलिट्री जो की जो अपनी डिप्लोमेसी होती है उसके नतीजे में जो आपको पैसे मिले, आपको $3 अरब जो है वो सऊदी अरब ने दिए, आपको $3 अरब जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात ने दिए। तो ये किस तरीके की आज़ाद खारजा पॉलिसी है कि आप उनके पास जाके बैठ जाते हैं, वो जिन शराइत पर आपको कर्जा देते हैं आप उसे येस कह के लेके आ जाते हैं। ये तो आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं होती। फिर खान साहब कहते हैं कि खान साहब ने लोटों की बात की कि इन लोगों ने अपना ज़मीर फ़रोख्त कर दिया, इन लोगों ने अपने ज़मीरों का सौदा कर लिया, वफादारियों को सौदा कर लिया। तो नाज़रीन पिछले 3.5 सालों में खान साहब से भी क्यों पूछे कि आपने जो नून लीग के 8 से 7 जो अरकान अपने पास बिठाए हुए हैं क्या वो लोटे नहीं हैं? क्या उन्होंने अपना ज़मीर नहीं बेचा? क्या उन्होंने अपने उनका ज़मीर नहीं ख़रीदा? अगर नहीं ख़रीदा, आप फ्लोर क्रॉसिंग के मुखालिफ हैं, तो सबसे पहले तो इन लोगों को उनके पास भेजें, फिर पता चले। फिर आप लोग फिर 2018 में जो हुआ, फिर उससे पहले 2021 में जो हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। जब आपके जो है वो क्या कहते हैं मुश्किल आती है तो आप फिर इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उससे पहले जितना आप फ़ायदा इन लोगों से उठाना चाहते हैं, इस तरह के लोटों से आप उठाते हैं। फिर खान साहब कहते हैं कि मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानूंगा। बिल्कुल खान साहब आप ना माने, आप एहतजाज करें। इससे पहले जब कश्मीर का इशू हुआ था, जब मोदी सरकार ने 5 अगस्त का कू एक तरीके से कश्मीर पे किया था, आपने उस वक्त भी कहा था कि हम एहतजाज करेंगे, हर जुमे को एहतजाज करेंगे और कौम को बताएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे। फिर कौम एहतजाज के लिए तरसती रही और आपका पता नहीं वो एहतजाज कहाँ पे गुम हो गया, कहाँ पे गायब हो गया। और फिर खान साहब ने कहा कि मैं ई वोटिंग और आई वोटिंग को नहीं ख़त्म करने दूंगा, नैब के कानून को ख़त्म नहीं करने दूंगा। तो खान साहब जो आपने नैब के कानून से मुतल्लिक कानून साजी की है, उसके बाद तो आपने एक तरह से नैब को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब तो लोग जो है वो बरियत की दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं कि इसमें तो हमारा जुर्म बनता नहीं, और अदालतें मुलजमान को बरी कर रही हैं। जहाँ तक EVM का मामला है, आई वोटिंग का मामला है, ज़रूर ये आना चाहिए, लेकिन ये जो कानून साजी है वो मिल बैठ के हो सकती है। इससे पहले जो खान साहब आपने कानून साजी की है वो आपने एकतरफ़ा तौर पे की है। इससे पहले 2017 में जो इलेक्शन एक्ट का कानून आया था, मुतफ़िक़ा तौर पे आप भी बैठे थे, दीगर जमातें भी बैठी थी, दीगर सियासी जमातें भी बैठी थी। अगर आप ये लाना चाहते हैं, आपकी नीयत साफ़ है, तो फिर आप अपोजिशन की जमातों के साथ बैठें जो ग़ालिबन अब हुकूमत में जाने वाली है। अगर कल अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, इस पर वोटिंग हो जाती है, तो फिर उनके साथ बैठकर ज़रूर करें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी कानून साजी करें और इलेक्ट्रॉनिक आई वोटिंग पर भी करें, ताकि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इस मुल्क के साथ बड़ा दर्द रखते हैं, उन्हें भी वोट देने का हक मिल सके, वो बाहर बैठे रहें और पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस का वो हिस्सा बन सकें। लेकिन ये काम मिल बैठ के होगा, ये ज़िद से नहीं होगा, ये एहतजाज से नहीं होगा, ये चीज़ें कुछ ले दे के बुनियाद पे होंगी। लेकिन बहरहाल खान साहब क्या करते हैं, खान साहब ने तो इनकार कर दिया है कि मैं इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानूंगा, जो नौजवान हैं उन्हें सड़कों पे निकालूंगा। लेकिन क्या सड़कों को से लोगों को निकालने से, नौजवानों को निकालने से पाकिस्तान आगे चल सकता है, आगे बढ़ सकता है? इसका जवाब आप नाज़रीन मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन बहरहाल आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।